Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself Tribhuvan Seth, Biology faculty. फ्रेंड्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर कवर होने के बाद आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए और इसका ट्रिक क्या है, तरीका क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो आपको और भी ढेर सारे पॉइंट्स उससे मिल जाएं। ऑटोग्राफ, आइसोग्राफ, एल्लोग्राफ एंड जीनोग्राफ। अब यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट की किडनी तो खराब हो गई, इन दैट केस रिक्वायरमेंट हुई उसे किडनी की। अब उसे किडनी कहाँ से मिल सकता है? किडनी उसे जब भी मिलेगा, ध्यान देना, या तो वो जुड़वा भाई हों, ट्विंस हों, एक ही अगर ट्विंस से मिल रहा है, जो भी बॉडी पार्ट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पेशेंट में, अगर वो ट्विन है, उनके थ्रू हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोग्राफ्ट। ठीक है ना। अगला एल्लोग्राफ्ट, सेम स्पीसीज, यानी कि किडनी की रिक्वायरमेंट है अगर सपोज मुझे, तो मैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की किडनी को ट्रांसप्लांट ले करके बॉडी में अगर यूज कर रहा हूं, उसे क्या बोलेंगे? एल्लोग्राफ्ट। क्या? सेम स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग की किडनी ह्यूमन बीइंग में, इन दैट केस एल्लोग्राफ्ट। ट्विंस हैं, एक भाई की किडनी एक ब्रदर की किडनी खराब हो गई, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अगर दूसरे ब्रदर की किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है ट्विंस में, उसे बोलेंगे हम आइसोग्राफ्ट। हिंट कर लेना। और ऑटोग्राफ्ट किडनी के केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर स्किन की प्रॉब्लम होती कि हो सकता है फेस जल गया हो, फेस पे स्किन को लगाना है, तो थाई की जो स्किन होती है उसे ले करके फेस पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जब सेम बॉडी से, सेम पर्सन की बॉडी का एक ऑर्गन उसी के दूसरे बॉडी पार्ट पे लगाया जाता है, इन दैट केस उसे क्या बोलते हैं? हम ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। यानी कि फ्रॉम सेम पर्सन, ठीक है ना, सेम पर्सन से अगर ऐसा किया जा रहा है तो उससे क्या बोलेंगे हम? ऑटोग्राफ्ट। तो किडनी हमेशा क्या होगी? आइसोग्राफ्ट हो सकती है, एल्लोग्राफ्ट हो सकती है, या फिर यहाँ पे और क्या होगा? जीनोग्राफ्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे? जीनोग्राफ्ट। व्हाट इज मीन बाय जीनोग्राफ्ट? रिक्वायरमेंट है मुझे किडनी की सपोज, और किडनी किसकी लगाई जाए? मंकी की लगा दी जाए, किसी और एनिमल की लगा दी जाए, यानी कि अदर स्पीसीज, फ्रॉम अदर स्पीसीज, इन दैट केस इसे क्या बोलेंगे हम? जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सभी को? तो हम दिखाओ तुरंत। ओके, गुड गुड। इसको अपने तरीके से एक बार आप नोट कर लो। हाँ, एक बात याद रखना, प्लांट में जो ग्राफ्टिंग होती है ज़्यादा ग्राफ्टिंग किस में देखते हैं आप? प्लांट में देखते हैं। तो प्लांट्स में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं आती, बट हमारी बॉडी क्या करती है? ये एलर्जी शो करती है, रिपेल करती है किसी भी चीज़ को, किसी प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन को, बाहरी प्रोटीन अगर हमारे ब्लड में एंटर करेगा, बॉडी पार्ट पर डायरेक्ट टच में आएगा, तो वो क्या करेगी? उसे एंटीजन मानेगी। क्या मानेगी? एंटीजन। तो यहाँ क्या होगा? चांस ये बनता है कि अगर दूसरे की बॉडी का ऑर्गन है, दूसरे की बॉडी की स्किन है, तो रिजेक्शन होगा। तो इसे एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? ग्राफ्ट रिजेक्शन। बॉडी क्या करेगी? जो हमारा लिवर है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इस किडनी को फॉरेन बॉडी समझ के तुरंत इसके अगेंस्ट क्या करेगा? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, इसके अगेंस्ट ढेर सारा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा और इस किडनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट ना करना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। वो ट्राई करते हैं कि ऐसा चांस ना बने। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद अभी तक की जो लाइफ है, जो ज़्यादा लाइफ आगे बढ़ी है, 8 से 10 साल लाइफ बढ़ जाती है, जो देखा गया है। ठीक है ना। लेकिन 10 साल से ज़्यादा ये किडनी नहीं चल पाती है, क्योंकि अकेले ये डबल किडनी का लोड ले रही है। और दूसरा, रिजेक्शन से बचने के लिए कि पेशेंट की बॉडी का जो लिवर है, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो आपको इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला
क्या देना पड़ता है, ड्रग देना पड़ता है पेशेंट को। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पेशेंट को क्या हो, रिजेक्शन ना हो, तो आप उसको ज़िंदगी भर के लिए क्या बोलेंगे कि आप ये ड्रग, ये मेडिसिन खाते रहा करो, तो वो लीवर के फंक्शन को रोकेगा, अदर बॉडी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है उनके फंक्शन को रोकेगा और किडनी के रिजेक्शंस को बचाएगा, किडनी काम करती रहेगी। अब ध्यान देना है, आप बोलते हैं ना मेडिसिन्स अगर हम किसी काम के लिए ले रहे हैं तो वो दूसरे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर बार बार आप सिट्रीजिन ले रहे हैं, बार बार आप एविल यूज कर रहे हैं, इन दैट केस एविल क्या करेगा, एविल लीवर को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। एविल खाने से फिर और एलर्जी बढ़ने लगती है अगर सही टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, है ना। तो वो क्या करेगा, परमानेंटली बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगा, रोक देगा। ओके, तो लेकिन अगर ये क्या है, ट्विंस से लिया गया है, जुड़वा भाई हैं उनकी बॉडी से, जुड़वा बहन है उनकी बॉडी से है, तो रिजेक्शन कम होता है। मदर या फादर से है तो भी कम होता है, बट अगर इनसे अलग जा रहा है तो चांस बढ़ जाता है और ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। ओके, ठीक है ना, ठीक है। अब बेटा ये रहा ग्राफ्टिंग, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों हो सकता है, रीजन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही किडनी का जो, किडनी के अलावा लिवर की भी ग्राफ्टिंग होती है। जम्मू में जब मैं था तो उस टाइम पे एक स्टूडेंट के फादर की किडनी ख़राब हो गई थी और लोगों ने कहा कि ही इज़ अल्कोहलिक पर्सन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, बट बाद में पता चला कि वो अल्कोहलिक ज़्यादा नहीं थे। ऐसे ही कभी कभी हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारे किसी बॉडी ऑर्गन को ख़राब कर देती है। ऐसा नहीं है कि जो ढेर सारे पेशेंट हैं, 10 पेशेंट में से 3 या 4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, बट फिर भी उन्हें कोई बहुत बड़ा डिजीज़ हो जाया करता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जेनेटिक्स होता है। अगर हमारे डीएनए में ही कोई प्रॉब्लम है तो वो एक टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा और वो कुछ अलग फंक्शन करेगा, या फिर कोई अच्छा काम करने वाला जो हमारा डीएनए है, कहते हैं ना कि एक टाइम पे जो मिल्क है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एक टाइम पे नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज नहीं खा पाते, एक टाइम पे जो ज़्यादा मसाले की चीज़ खाने वाले लोग हैं वो नहीं खा पाते। इसका मतलब क्या है कि बहुत से लोग लाइफ टाइम खाते हैं, बहुत से लोग हैं जैसे ही उम्र हुई थोड़ी सी तो उनको बहुत सी चीज़ें लाइफ में छूट जाती। जब आप बचपन में थे कुछ भी खा लिया करते थे, कोई भी टॉफ़ी, कोई भी चॉकलेट, कुछ भी खा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, किसी रिलेटिव में देख रहे होंगे कि उन्हें कोई चीज़ बहुत नुकसान करती है, वो नहीं खा पाते। तो कहीं ना कहीं से क्या हुआ, उस पर्टिकुलर फूड जो उनका बहुत लाइक करते थे, बहुत प्यारा फूड मटेरियल था, उसके अगेंस्ट बॉडी ने उसको गलत समझा, बाहर का मटेरियल समझ लिया और एक्शन लेना स्टार्ट कर दी। अब वो पेशेंट जो है, जो रिलेटिव है, अब वो नहीं खा पा रहा है, बोलता है भैया हमको इस चीज़ से एलर्जी होती है तो प्लीज़ ये चीज़ हमें मत दीजिए। हाँ कभी खूब खाया करते थे लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो ये रही सारी बातें मैंने आपको बताया। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताई, और उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने आपको बताया। मैंने आपको ट्राई किया समझाने का कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन कंसंट्रेट कैसे होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, ये मैंने आपको बताने का ट्राई किया। साथ साथ मिक्चुरेशन यानी कि और साथ किडनी में होने वाले डिजीज़ ही मैंने आपको समझाए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मेरी तरफ से जो छोटा हो, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ डाले होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे आपने देखे होंगे, तो अब क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका था जो मैंने भेजा था, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी, है ना, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट। अगर क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जा रहा है, जो मैंने कहा अभी जो हीमोडायलिसिस करवा रहे थे, कल मैंने जो आपको प्रोसेस बताया कि अगर किडनी ख़राब हो गई है और पेशेंट को बाहर से ब्लड को प्यूरिफाई करने की रिक्वायरमेंट हो रही है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, है ना। अब देखते हैं, ऑप्शन है आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना, बिल्ड अप इन द बॉडी। बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेंगे। कहाँ से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे तो आर्टिफिशियल किडनी है उन्हें तो बाहर निकाल ही देगी। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए तो ऐसा किया गया है ना। सेकेंड ऑप्शन है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, है ना, एक्सेस पोटेशियम आयंस, नॉन एलिमिनेशन। आपने देखा कि पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा था, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये सब बचाए जा रहे थे, और वर्ड यूज किया गया है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन। तो बॉडी में पोटेशियम आयन एक्सेस में होते ही नहीं है जो हम फूड लेते हैं, तो ये भी कोई उस बहुत करेक्ट आंसर नहीं है। पोटेशियम आयन, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है हमारे नर्व्स में, हमारे जितने भी ब्रेन है उसके लिए सोडियम पोटेशियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है उनके फंक्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बेटा याद रखना किडनी का रिलेशन, जो किडनी कुछ रेनिन, उसे क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन, ऐसे कुछ हार्मोन्स वगैरह जो निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, तो इनका सीधा अफेक्ट जो होता है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर भी पड़ता है। तो एक तो ये बन जाएगा, और किडनी का काम होता है एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट करना। आप कहते हैं कि बोन मैरो में आरबीसी बनती है, ब्लड बनता है, लेकिन याद रखना केवल बोन मैरो में ही आरबीसी बनने के लिए मैसेज जो जा रहा है बोन मैरो में, वो मैसेज ब्रेन की जो हाइपोथैलेमस है वो भी दे रही है, और साथ साथ किडनी जो है ये भी क्या करता है, मैसेज करता है। ठीक है ना। क्या बन गया, आरबीसी का बनना रुक जाएगा। हम देखते हैं सी ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है। सी ऑप्शन जो है ए में है और बी में है, यानी कि जो आंसर है वो ए या बी होगा। अब करेक्ट आंसर पे हमें जाना है। फर्स्ट में दिया है बी एंड सी आर करेक्ट, तो बी एंड सी तो नहीं होंगे, सी एंड डी आर करेक्ट, है ना। डी यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किडनी आर्टिफिशियल है, किडनी ओरिजिनल नहीं है, तो एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगा। बस आर्टिफिशियल किडनी क्या करेगी, फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ना कि कोई मैसेज मिलने पे कोई चीज़ बनाने का काम करेगी, रेनिन बनाने का काम करेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ओके, ना तो उसमें आर्टिफिशियल किडनी में ना तो मैकुला डेंसा है, आर्टिफिशियल किडनी में ना तो जेजीए है, वहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डिटेक्ट करे, जो मैसेज दे। इसलिए नॉर्मल किडनी जो काम कर रही थी, जितने भी वर्क थे, वो सारे के सारे जो वर्क होंगे वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है ना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप लोग दीजिए बेटा, तुरंत सेकेंड क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कौन सा फैक्टर है जो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस पढ़िए और चैट बॉक्स में तुरंत मैसेज करिए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी, क्या होगा। चैट बॉक्स में तुरंत जरा देखें क्या आंसर देते हैं लोग, जल्दी से बेटा, कि यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने एक डायग्राम आपको किडनी का बनाया था, समझाया था डायग्राम बना के, है ना। फिर मैंने कहा था जो किडनी है इसमें क्या होता है ना। और ये पोर्शन जो था, ये बाहर वाला पोर्शन, ये कॉर्टेक्स था, है ना। और ये वाला पोर्शन क्या था, पूरा इनसाइड वाला मेड्यूला था। याद आ रहा है डायग्राम। अब जो कॉर्टिकल रीजन है इसी में ढेर सारी क्या थी, मेडुलर रीजन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थी नेफ्रॉन की, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या निकला हुआ था, एक को हर जगह बना लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ से ये रहा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ध्यान देखना है डायग्राम, है ना। मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ इसको, ये एक नेफ्रॉन में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको, जिससे आप समझ सकें। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मिड्यूला में ही क्या है, लूप ऑफ हेनले है, और जब लूप ऑफ हेनले मिड्यूला में है तो वासा रेक्टा भी मिड्यूला में होगा, है ना। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले मोस्टली कहाँ पे है, ये मिड्यूलरी पोर्शन में है। जस्टा मिड्यूलरी नेफ्रॉन की बात कर रहा हूँ, मिड्यूला पोर्शन में है। तो आपसे यही तो कहा गया था जब यूरिन फॉर्मेशन में समझा रहा था, आपसे मैंने ये कहा था
मैंने आपको यही समझाया था। मैंने ये कहा था कि जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा। अब वाटर बाहर निकालने के लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी? वाटर तभी बाहर निकलेगा जब मिड्यूला का कंसंट्रेशन ज़्यादा किया जाए किसी तरीके से। तो मैंने आपको कहा था काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये तरीका होता है कि एक बार कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, फिर बढ़ाया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है। तो एक बार यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एक बार यहाँ का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में साल्ट वगैरह दिखाए जाएंगे, यहाँ का कंसंट्रेशन हम ऐसा फील करवाएं इसको, ट्यूब्यूल को, कि इसको ये लगे कि यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट एरिया है, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा? जो वाटर है वो भर भर के निकल करके यहाँ आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है इसके बेस पे? ये बन रहा है सेकेंड का ऑप्शन, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड्स इनर मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। जो इनर मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, जो मिड्यूला का इंटरनल स्पेस है, जगह है, इसे क्या करना है? हमें इसकी ऑस्मोलरिटी को हाइपर कर देना है ना? यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा कर देना है। जब इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप वाटर निकल आएगा। और मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि साल्ट निकल रहा है, इससे बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ ही रहा है, तो क्या होगा? वाटर निकल के आएगा। और यहाँ की कंसंट्रेशन को, यानी कि इंटरस्टिशियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ही यूरिया निकल के आया था। आपने देखा आपके NCERT के डायग्राम में भी बना हुआ है कि यूरिया भी निकल रहा है, जबकि यूरिया को बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेस अमाउंट ऑफ यूरिया इज कंजर्व्ड, इज रीअब्सॉर्ब्ड, है ना, फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल इनटू द इंटरस्टिशियम। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा बने और वाटर आसानी से यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाए जब रिक्वायरमेंट हो। ओके, अब सेकेंड का राइट आंसर इज ए। ठीक है ना? अब अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में बेटा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का तुरंत आंसर दीजिए मुझे। ओके, 3 का बी एक बच्चा बता रहा है। ओके, देखते हैं। कुछ बच्चों ने 3 का बी लिखा है। ओके, 1 मिनट, जगह है? हाँ है, तो ए ऑप्शन। अच्छा नेहा, ए ठीक है। कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ए और बी में से किसी का राइट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 3, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। एक दिन मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था शायद, तो मुझे इनकरेक्ट दिखाई दिया था क्वेश्चन, है ना, तो इनकरेक्ट के बेसिस पे मैंने उसका आंसर दे दिया था। तो ध्यान देना है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ना कि इनकरेक्ट। अब द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है ना, क्या है? इज इम्परमिएबल टू वाटर। यस, जिनका भी आंसर ए है एकदम सही है। जिन लोगों के आंसर ए है एकदम सही है कि असेंडिंग जो लिम्ब ऑफ हेनले होता है ये किसके लिए परमिएबल होता है? साल्ट के लिए होता है। वाटर के लिए ये टोटली क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। ओके गुड, जिनका आंसर ए है। और बी जिन्होंने दिया था द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जिन्होंने ऑप्शन बी लिखा है ना, उसका रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने क्या ध्यान दिया? इनकरेक्ट पूछा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, उसने पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो बी क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल, है तो परमिएबल, तो उसने लिखा है इम्परमिएबल, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फर्स्ट वाला क्लियर बता रहा है कि हाँ जो ऊपर जा रहा है यहाँ से पानी नहीं निकलता, इस वाले से केवल साल्ट बाहर निकलता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बीपी लो हो जाए तो किसका सिक्रीशन जो है वो नहीं होता? ये क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर बीपी लो हो जाए तो पूछा है ANF आर्ट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर का सिक्रीशन नहीं होता है, रेनिन का नहीं होता है, और एल्डोस्टेरॉन का नहीं होता है, या फिर ADH का नहीं होता। तो ध्यान देना बेटा,
इफ बीपी इज लो ड्यू टू एनी रीजन, अगर बीपी लो हो जाएगी, मैंने आपको पढ़ाया था रास, उसका फुल फॉर्म ही था, है ना, रास का, रास मैंने बोला था रेनिन, सिंगल एन रहेगा, ये भी याद रखें, रेनिन, एल्डोस्टेरोन या एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन तीसरा ए, सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यानी कि अगर बीपी लो होगा तभी रास एक्टिवेट होगा, मैंने समझा दिया था। रेनिन सिक्रीट होता है किससे? जेजीए से, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से होता है। एंजियोटेंसिन कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है जब बीपी लो हो जाती है पेशेंट की, ड्यू टू एनी रीजन बहुत ज़्यादा लो हो गई अचानक। और एल्डोस्टेरोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, है ना। तो यानी कि अब ऑप्शन में ध्यान देना है क्या क्या हमें मिला हुआ है। रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन तो होगा भाई, बीपी लो होगी तो रेनिन निकलेगा तभी जाके बीपी मेंटेन होगी। सेकेंड ऑप्शन है सी है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट होगा, क्योंकि अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा बीपी लो होने पे तो वापस बीपी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और एक है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो याद रखना एडीएच नॉर्मली अगर क्या होता है साल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है तो एडीएच निकलता रहता है। तो अब पेशेंट का बीपी लो हो गया है, जहाँ पे वाटर की कमी है, साल्ट की कमी है बॉडी में एकदम से, तब तो एडीएच निकलेगा ज़्यादा अमाउंट में। अब इन सब के फंक्शन को रोकने के लिए जब पेशेंट की बीपी मेंटेन हो जाती है, इन दैट केस एएनएफ यानी कि जो हार्ट की मसल है, हार्ट की जो मसल है ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, और उस हार्मोन को क्या बोलते हैं हम? दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज व्हाट? इसे बोलते हैं हम ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका काम होता है कि पेशेंट की बॉडी में जैसे ही बीपी मेंटेन हुआ, बीपी ठीक ठाक हुआ, तो अब इनके फंक्शन को रोका जाए तो ये सिक्रीट होकर के इनके फंक्शन को, खासकर इसके बनने को रोक देता है। जब रेनिन नहीं बनेगा तो ये सारे के सारे अपने आप क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। ओके, तो क्या सिक्रीट नहीं होगा जब बीपी लो होगी? ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। ओके, क्लियर सभी का? क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है? तो मैंने आपसे कहा था कि PCT और DCT, PCT और DCT में से क्या है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, साल्ट्स का हो रहा है। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसे क्या बोलते हैं हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो PCT है इसका, ये ग्लूकोज वगैरह, साल्ट वगैरह ऐसे नहीं सिक्रेट कर लेता, ऐसे नहीं निकाल लेता। कुछ मटेरियल्स को यहाँ से निकालने के लिए इसे ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इसीलिए किडनी जो है हार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, क्योंकि किडनी में ज़्यादा से ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं, मोर एंड मोर फंक्शन, वो क्या होते हैं? एक्टिव प्रोसेस के होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं ऐसा। तो किडनी हार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी यूज करता है और ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अब बोमन कैप्सूल में ऐसा कुछ होता ही नहीं, है ना। डिसेंडिंग लिम्बा फैलने में भी ऐसा कुछ तो मतलब ही नहीं एनर्जी की। डिसेंडिंग है तो वाटर अपने आप निकल जा रहा है, वाटर को निकालने के लिए किसी भी टाइप की ATP की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, जो ह्यूमन का यूरिन होता है वो एसिडिक होता है थोड़ा सा, उसका रीजन क्या है? तो आपसे कहा गया था ना कि ये जो फिल्ट्रेट है
जिस तरीके से कहीं कहीं पे कार्बोनेट्स है ना, कार्बोनेट आयन भी क्या होगा, बाहर निकाला जाएगा। तो कार्बोनेट आयन जब बाहर निकलता है यहाँ से तो इसके बदले H+ आयन कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है, और कार्बन का पूरा जो नाम है वो H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड। इसको जब दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं तो ये बन जाता है H+ प्लस HCO3 माइनस। तो ये जो HCO3 माइनस है अब क्या बन गया, ये बेसिक बेस का काम करने लगा थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पे बाहर आपने देखा साल्ट निकाले जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि बॉडी को साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये साल्ट, तो ये H+ क्या होता है, यूरिन में एंटर करता है अलग अलग जगह से। तो जब H+ यूरिन में एंटर करेगा, ड्यू टू दिस रीजन यूरिन का नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द DCT। कौन क्या करता है, सोडियम आयन के, है ना, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है किसमें, DCT में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुरंत चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा था सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है, ये लो जी। यहाँ क्या होता है, मैकुला डेंसा। क्या होता है, यहाँ की जो सेल होती है, यहाँ पे सेल होती है मैकुला डेंसा, और इसके पास से ही जो ब्लड वेसल आई होती है, इसकी सेल को बोलते हैं क्या हम, JGA, जस्टा ग्लोबुलर अपैरेटस। हाँ ओके बेटा, चैट बॉक्स में तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। तो कंफ्यूज मत होना, एल्डोस्टेरॉन वगैरह की बात जो की जा रही है, ये वर्ड तब यूज किया जाएगा जब कहा जाएगा बीपी बहुत लो हो रही है किसी की, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा, जब बीपी लो हो रही है तब के लिए क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए नहीं यूज कर दोगे कि एल्डोस्टेरॉन ऐसा करेगा, बढ़ेगा तब होगा, रेनिन बढ़ेगा तब होगा, है ना, एंजियोटेंसिन बढ़ेगा तब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो बीपी जरूर अटैच होगी, याद रखना, या फिर इन्हीं का रिलेशन करा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो जैसे ही मैसेज मिलेगा हाइपोथैलेमस को, वो सिक्रेट करेगा क्या, ADH, दैट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, आकर के तुरंत एक्टिवेट करेगा किसको, जो कैपिलरीज हैं उनको, और यहाँ की जो सेल्स हैं जिनसे आसानी से जो सोडियम का गेट है वो खुल जाए और सोडियम यहाँ से बाहर निकलने लगे, ब्लड वेसल में पहुँचने लगे। तो ADH का सिक्रेशन बढ़ेगा तो सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जिन्होंने बी दिया गुड, और जिन लोगों के आंसर्स थोड़े से इधर उधर हैं तो वो लोग क्या करें, इसको ध्यान दें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ पे, एक जैसे ढेर सारे पॉइंट है तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ध्यान देना है कि कब क्वेश्चन कैसा किया जाएगा, उसका आंसर राइट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का तुरंत आंसर दो बेटा। एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में ABCD ये लेबलिंग की गई है, और क्वेश्चन पूछा है उसने, विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एंड गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, फंक्शंस। कौन सा उन्हें आसानी से पहचान रहा है और कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहा है, फंक्शन दे रहा है, वो कौन सा पार्ट है ना, देखते हैं। तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी सीक्रेटेड कैटिकोलैमिन, एक वर्ड यूज किया है कि एड्रिनल ग्लैंड है वो A, ठीक है, ये कैटिकोलैमिन सीक्रेट करता है। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को मिला के उसके बोलते हैं हम कैटिकोलैमिन। ये केमिस्ट्री का एक ग्रुप है कंपाउंड्स का, कैटिकॉल और एमीन, उससे मिला के बोलते हैं कैटिकोलैमिन।
और ये ग्रुप में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आते हैं। आपको पता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन उन्हें बोलते हैं। तो जो राइट आपका आंसर है गुड 8 का ए है कि एड्रिनल ग्लैंड है और ये सिक्रीट करता है क्या, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन, और इन्हें मिला के बोलते हैं हम कैटेकोलेमिन। गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तुरंत दीजिए। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा किसका, इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको बताया गया था कि इसी पोर्शन में इलेक्ट्रोलाइट का, ग्लूकोज वगैरह का क्या होता है 70 से 80% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो कौन है, पीसीटी है। कौन है, कौन सा